और इस वक्त राजीव प्रताप रूडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सीधा उसका रुख करते हैं। मैं इसे टालना भी चाहता था, छोड़ना भी चाहता था, लेकिन लोगों ने कहा कि आप तो पिछले 25 वर्षों से दूसरे का पक्ष रखते हैं, यह अपराध होगा, गलत होगा कि अगर आप अपना पक्ष ना रखें। मित्रों की सलाह पर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और मैं आपका बहुमूल्य 30 मिनट लूंगा। मेरे बारे में लोग भूल जाते हैं और खास करके जो प्रेस सम्मेलन करते हैं उनको पता नहीं होता है कि मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। तो मैं मूलतः एक पॉलिटिकल आदमी हूं। पंजाब विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति से प्रारंभ होकर के बिहार लौट करके 1990 में विधायक बना, 96 में लोकसभा में आया और तब मैं भारतीय जनता पार्टी में था। उसके पहले मेरी पृष्ठभूमि चंद्रशेखर जी के साथ रही। मैं छात्र जनता का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, पंजाब विश्वविद्यालय का महामंत्री, अपने कॉलेज का अध्यक्ष, वहां से चल करके और वहां से चल के लगभग 4 बार मैं लोकसभा में जीत के आया हूं और पार्टी ने मुझे 2 बार राज्यसभा में काम करने का मौका दिया। तो मोटे तौर से मैं राजनीतिक जीवन में मेरे 30 वर्ष पूरे हो गए हैं और मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे छोटे आदमी को भी राजनीति में इतने लंबे अरसे तक काम करने का मौका मिला। मैं आभार व्यक्त करता हूं उन सभी लोगों का जिन लोगों ने मेरा आज तक साथ दिया और इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि अपने बारे में इस उम्र में आकर के सफाई देना पड़े। लेकिन आज की परिस्थितियों का हालात ऐसे हैं कि कई बार कहीं वो विषय आपके लिए जीवन भर का टेम्पलेट ना बन जाए। तो मैं आज उस राजनीति से जो राजनीतिक ताकत दिखा करके लोगों को असहाय करते हैं, मैं उनकी आवाज के रूप में आया हूं, जो जिसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता है, कोई बोल नहीं सकता है। और उसका कारण मैं बताऊंगा। चाहे वो कोविड के दौरान काम करने वाले डॉक्टर हों, सरकारी कर्मचारी हों, बिहार के अधिकारी हों, वरिष्ठ अधिकारी हों, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हों, पैरामेडिक्स हों, दवा के दुकानदार हों और बहुत सारे लोग जो व्यवसायी हों, जो डर से नहीं बोल सकते हैं, मैं उनकी आवाज बन के, वैसे पुलिस के अधिकारी, वैसे लोग जो दमन के शिकार हुए हैं पिछले 30 वर्षों में, उनका वकालत लेके आया हूं। और मैं ऐसे ही कोई बात नहीं रख रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़ा नहीं है। राजनीतिक जीवन में मैंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। लेकिन जो सच है, और बिहार के मुख्यमंत्री बार बार एक बार हमेशा ये कहते हैं कि कानून का राज्य होना चाहिए। हमारा भी ऐसा मानना है कि कानून का राज्य होना चाहिए और इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। ये सचमुच अगर संविधान पर भरोसा है और हम सब पर भरोसा है तो हम सब लोगों को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि, लेकिन फिर भी संदर्भ आया था और जिस दौरान ये चर्चा हुआ उस समय एक प्रकार का उत्तेजना था। असत्य के बीच में बहुत सारे तथ्य ऐसे रखे गए जो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था और भावनाओं में बह करके कुछ ओपिनियन बनाया गया। इसलिए मैंने 8 दिन का समय दे दिया और मैंने कहा कि 8 दिन के बाद मैं तथ्य रखूंगा ताकि आप भी शांति से मेरी बात सुन सकें। जो सही हो, मैं अगर गलत हूं तो गलत ही होऊंगा। गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन वैसी गलती जो आपराधिक रूप से हो, मैं नहीं समझता हूं कि मैं करने का कभी मैं उसकी ताकत रखता हूं या मैं उसकी उस तरह से हूं। बहुत सारे ऐसे तथ्य प्रकाश में आए हैं जिसका मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। और मैं नहीं जानता हूं कि बिहार की सरकार ने या देश की सरकार ने किसी पूर्व सांसद को कैसे ये अधिकार दिया कि वो बिहार के कॉन्शियंस कीपर हो जाए और इंस्पेक्टर हो जाए, डीजी हो जाए, क्या हो जाए नहीं जान जाए, जगह जगह अस्पतालों में जाकर के सिर्फ बुराइयां ढूंढना। कमियां हो सकती हैं, देश भर में बहुत सारी स्थिति हैं, सब राज्य सरकारें लगी हुई हैं अपनी अपनी ताकत से, सब लोग लगे हैं। अगर कोई ये दावा करता है कि मैं ही लगा हूं तो ये अनुचित है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। ऐसा क्यों है कि सिर्फ राजनेता ही दिख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, बाकी सब लोग चुप हैं। जो पत्रकार, बिहार ने तो जर्नलिस्ट को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दिया। जो पत्रकार इस समय हमें आके बाहर के वीसी पर देख रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देश की सरकार, भारत की सरकार, राज्य की सरकार, सभी लोग लगे हैं। ये आपातकाल की स्थिति है, स्वास्थ्य का आपातकाल है, हम सब लगे हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं लोग भूल चुके हैं। अपराधी अगर किसी मंदिर में बैठ जाए तो संत नहीं हो जाता। और यहां मैं उसी विषय को दोहराना चाहूंगा और मैं आपको
शुरू करूंगा। हम और आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में एफिडेविट देते हैं और वो सबसे सही माना जाता है। तो मैं ये एफिडेविट के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे मित्र का एक एफिडेविट था और ये एफिडेविट की प्रति है और उनके पृष्ठ हैं। ये पृष्ठ हैं 32 आपराधिक मुकदमे का जो उन्होंने स्वयं स्वीकारा है, लेकिन ये कॉन्शियंस कीपर हैं बिहार और देश के, इसके बारे में कोई नहीं पूछता है। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो पन्ना खत्म हो गया है अपने बारे में हस्ताक्षर करके कि मैं कितने अपराधों से जुड़ा हूं। मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूं, मुझे भी खंगाल लीजिए, और मैं भी 30 साल से राजनीति में हूं। और मैं सिर्फ एक पन्ना दिखाना चाहूंगा मेरे एफिडेविट में, अभी तक खाली है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि अपने राजनीतिक जीवन में मुझे अपराध और अपराधी की श्रृंखला में न जाना पड़े। ईश्वर मुझे ताकत दे कि ऐसे ताकतों के खिलाफ मैं लड़ता रहूं। मैं जानता हूं कि अपराधी के खिलाफ तो कार्रवाई करना आसान होता है, लेकिन राजनीतिक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना संभव नहीं होता है, क्योंकि उसके पास उसी ताकत का, राजनीतिक ताकत का संरक्षण मिलता है। और उस राजनीतिक संरक्षण के सामने हम सब भी झुक जाते हैं, शासन भी कई बार झुक जाता है और दबदबे के साथ ताकत दिखा करके शासन के लोगों को भी झुकाने का प्रयास करता है ताकि आपराधिक पृष्ठभूमि समाप्त हो जाए। ये अपराध सामान्य नहीं है साहब। मैं नहीं बोलना चाहता था, मेरा कोई लेना देना नहीं। वो मधेपुरा की राजनीति करते हैं, मैं सारण का राजनीति करता हूं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सारण कमिश्नरी के लोगों को और उत्तर बिहार के लोगों को। हम अपराध की दुनिया से अलग हैं, शांति में हैं, हम ना कोई दंगा चाहते हैं। और हमारे हर समाज के लोग सारण जिला में सुख शांति से रहते हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, कोई भी विधायक हो, आरजेडी का हो, कम्युनिस्ट का हो, कहीं का हो। हम सब चुनाव तक लड़ते हैं और चुनाव के बाद जाकर के हम सब लोग साथ मिलकर विकास का काम करते हैं। और आज तक मेरे पॉलिटिकल लाइफ में मुझे, आप सबको पता है कि मैं सारण का सांसद रहा हूं, छपरा का सांसद रहा हूं। मेरी लड़ाई बहुत ताकतवर लोगों से हुई है, लेकिन एक सीमा के नीचे मेरे जिला में कोई नहीं गया। और मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं इतना जरूर कबूल करूंगा कि एक आपराधिक रूप से कभी किसी ने पॉलिटिक्स नहीं किया मेरे जिला में, और मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जो सीमा। तो ये चलिए आप इनका एक पृष्ठभूमि देखिए, और ये पत्रकारों के लिए है। जब आप ऐसे व्यक्तियों का 70 धाराएं हैं 31 केसेस में, और ये डकैती का है, राइटिंग का है, आर्म्स का है, थेफ्ट का है, कॉन्स्पिरेसी का है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का है, एब्डक्शन का है, ब्राइबरी का है, पब्लिक ऑर्डर। शायद सीआरपीसी और आईपीसी का कोई धारा बचा नहीं है जो हमारे मित्र के नाम पर नहीं है, लेकिन सब लोग भूल गए हैं। और पिछले 30 साल में ये सभी कई केसेस चार्जशीट हो चुके हैं, कई के कॉग्निजेंस हो चुके हैं, कई पर अब भगवान जाने कैसे कोई। और मैंने खंगाल डाला पूरी दुनिया के राजनेताओं के इतिहास को, पूरी दुनिया में। और मैं न गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, न लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, कोई भी दुनिया का ऐसा पॉलिटिशियन नहीं होगा जिसकी ये आपराधिक भूमि हो, आपराधिक बैकग्राउंड। मुझे बहुत खराब लगता है, उनके ही परिवार हैं, बच्चे हैं मुझे, लेकिन मैंने उनको बुलाया नहीं था अपने यहाँ। मैंने उनको नहीं कहा था कि मेरे यहाँ आकर के कीजिए। मैंने कोई गलती नहीं की थी उस विषय पर भी। और मैं एपोलोजेटिक नहीं हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैंने। तो इतना आपराधिक मामला, कोई भी धारा नहीं बचा है अगर ध्यान से देखेंगे, और वो सब छिपा हुआ है, कोई जानता नहीं है। केसों का धारा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कोई धारा ऐसा नहीं बचा है। नया सीआरपीसी और नया आईपीसी लिखना पड़ेगा किसी व्यक्ति के पृष्ठभूमि को बताने के लिए कि आखिर ये व्यक्ति है कौन और क्यों छिपा हुआ है इस प्रकार से, और क्यों छिपा रखा है लोगों ने, और क्यों इसकी चर्चा नहीं करते हैं। मैं अगर अपराध करूं तो रात भर हम लोग सो नहीं पाते हैं। और इस प्रकार का, और इसमें कितने लोगों का दमन हुआ, कितना, मैं ये नहीं जाऊंगा, इसको मैं भी छोड़ देता हूं। क्योंकि इसके बाद के अगर तथ्य मैं आपके पास लाऊं तो आप दंग हो जाएंगे। आगे का इंतजार कीजिए, हम सब लेके आएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी राजनीतिक अपराधी से लड़ना कितना कठिन होता है। आपके ऊपर भी हो सकता है, आपके परिवार के ऊपर भी खतरा हो सकता है, मित्रों पर हो सकता है, पत्रकारों पर हो सकता है। लेकिन एक और बात है जो छिपाया गया है। 2014 में आप लोकसभा का चुनाव लड़े, जीत गए,
लेकिन उस समय आपने 19 केसेस छिपा के रखे थे। 17, 18, 19, 25 अनुसंधान का क्रम जारी है। और आपने एफिडेविट में गलत दिया था। उस समय अगर आपके इस खिलाफ कोई न्यायालय में जाता तो शायद, लेकिन ये जांच का विषय है, इस पर मैं टिप्पणी, लेकिन आपने सत्यों को छिपाया था। तो मोटे तौर से आपके ऊपर अभी तक मधेपुरा में 6, पूर्णिया में 11, पटना में 29, जो स्पेशल कोर्ट में जो केसेस भेजे गए हैं 29, दरभंगा में 1, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में 1, सहरसा में 2। पता नहीं, सरकार उस समय तो सबकी सरकार थी। आज की सरकार नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं थी, सुशील मोदी जी नहीं थे, तारकिशोर प्रसाद नहीं थे, सबकी सरकार थी। और ये 1990 के बाद से, और मैं बताना चाहूंगा कि जब आप सांसद बने, मैं भी उसी वर्ष उस विधानसभा में जीत के आया था 27 साल की उम्र में। मैंने कभी आपसे किसी प्रकार का व्यवहार नहीं किया। आप राजनीति कर रहे थे, करे, सरकार का काम है देखना, लेकिन आपने आके एक ऐसा आरोप लगाया जो मेरे मन को झंझोड़ दिया। मुझे मन नहीं, मेरे मन को नहीं झंझोड़ा, मेरे पूरे पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में एक आपने ऐसा शब्द डाल दिया जो शायद मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकता था। मजबूरी में ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि तथ्य, और ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, राजीव प्रताप रूडी का, और ताकि ये रिकॉर्ड पर रहे, कभी भी इस लिंक को उठा के कोई देख सकता है। मैं इसके बाद जानना चाहूंगा, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप मोरल कीपर है, कॉन्शियंस कीपर हैं। तो एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। इसके बाद जो है B9 तक तो दिखा दिया। आप गालियां निकालते हैं, आप किसको छोड़ते हैं? सब खराब है। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है, किसी को आपने नहीं छोड़ा है, सरकार में, सरकार के बाहर में। मैं नहीं बोलना चाहूंगा किसका, ये पूरा ट्विस्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री सड़क पर ला देंगे, दिखा देंगे। डॉक्टरों के बारे में कोई ऐसा आदमी नहीं बचा है धरती का जिसको आपने अपमानित नहीं किया है, रंजिश नहीं किया। और आप संत हैं और बाकी सब अपराधी हैं। पूरे भारतवर्ष के नेता अपराधी हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री अपराधी हैं। गृह मंत्री के बारे में आपने बोला और कहा कि इसे जेल भेज देना चाहिए, अपराध करना चाहिए, इसका हम अंतिम संस्कार करेंगे। आपने ऐसी सी बातें कही, किसी ने प्रतिकार नहीं किया, हमने भी नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं तो किसी को जवाब देना था कि आपका ये नहीं चलेगा। ये पूरा डॉक्यूमेंट है, आप उनके फेसबुक पर जाके देखिए कि देखिए, आपको अच्छा लगता होगा। लेकिन जिन लोगों ने इनको एक चित्रण किया, उनके बारे में बता चाहूँ। अब इसके बाद में एक छोटा सा विजुअल देना चाहूंगा जो इनके बारे में मैंने नहीं कहा। डेनमार्क में किसी ने जाने के बाद, ये गलत हो सकता है लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि अर्नब गोस्वामी इतना बड़ा गलती क्यों करेंगे। आप देख ले इसको, 30 सेकंड का है, सिर्फ याद कराने के लिए कि ऐसे भी लोग हमारे राजनीतिक जीवन में हमारे सलाहकार हैं और हम एक कॉन्शियस कीपर, हमें गाइड करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, राज्य शासन को, मुख्यमंत्री को। ये आप सुन लीजिए, 10 सेकंड का है, उसके बाद। Name the member of parliament. When I arrived at Delhi airport, I was received in the MP's personal car and put in the back seat and driven to his official residence within the site of the presidential residential zone. And at his home, at Calcutta, transport by train that evening from Delhi to a very small train station that I couldn't see for the effective language. There, another gentleman or the official car was waiting, plus 2 other cars with AK-47 cars who then drove me directly from the platform. राजीव प्रताप रूडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने 30 साल के राजनीतिक करियर में मैं पूरी तरीके से बेदाग हूं और सीधे तौर पर पप्पू यादव पे उन्होंने कई आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि उनका बैकग्राउंड देख लीजिए,